सुर्खियों में। हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा। श्रोताओं, जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम समसामयिक मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भोपाल यात्रा और इसके प्रभावों पर, जनजातीय गौरव दिवस और रानी कमलापति स्टेशन के लोकार्पण की चर्चाओं पर। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले और बाद में चाक चौबंद व्यवस्थाओं की। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं प्रदेश के दो वरिष्ठ पत्रकार श्री संदीप पौराणिक और श्री दीपेश अवस्थी, जिन्होंने न केवल इन कार्यक्रमों पर बारीकी से नजर रखी बल्कि अपनी कलम से पाठकों को पल पल की खबरों से भी अवगत कराया। आप दोनों का सुर्खियों कार्यक्रम में स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले आपसे बात की शुरुआत करते हैं। देश ने अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री ने कल कहा भी कि हम गांधी जयंती, सरदार पटेल की जयंती या बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की तरह ही भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर की जयंती पर हर वर्ष यह दिवस मनाएंगे। आप इस बड़े और ऐतिहासिक निर्णय को कैसे देखते हैं? देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई में तमाम नायकों का योगदान रहा है, चाहे महात्मा गांधी रहे हों चाहे पटेल। बात कई ऐसे नायकों की है जो पर्दे के पीछे हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है। सरकार का ये फैसला उन लोगों के बारे में भी बताने वाला होगा जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। बिरसा मुंडा बड़े नायक रहे हैं जिनने 25 साल की उम्र में इस देश में क्रांति की थी। ये क्रांति उस दौर में हुई थी जब 1857 का संग्राम अंग्रेजों ने कुचल दिया था। इसलिए भारत की आज़ादी में बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान है और ऐसे नायकों को सामने लाने के लिए, उनकी कथाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार की ये पहल वास्तव में नई पीढ़ी को भारतीय इतिहास और गौरवशाली परंपरा से अवगत कराने की दिशा में एक बड़ा पहल लगता है मुझे। दीपेश जी, जैसे कि संदीप जी अभी बता रहे थे कि आज़ादी के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, तो आप इसे जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका या राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के संदर्भ में कैसे देखते हैं कि अब आदिवासियों या जनजातियों के गौरव का सम्मान हो रहा है? ये आदिवासियों के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि जैसे प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में कहा था कि आदिवासियों की अभी तक जो सरकारें रही हैं, आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार उनके बारे में सोचती है, सरकार उनके बारे में योजनाएं बना रही है। न सिर्फ योजनाएं बना रही हैं बल्कि उनका क्रियान्वयन बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये कार्यक्रम भी इसी दिशा में एक कदम है। आदिवासियों को प्रमोट किया गया, आदिवासियों को बुलाया गया, उन्हें बताया गया कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। सरकार ने आदिवासियों के लिए बहुत सी योजनाएं भी चलाई हुई हैं जिसका कि उनको लाभ मिल रहा है और ये उसी कड़ी में एक कदम माना जा सकता है और ये इसका आगे चल के आदिवासियों को लाभ भी मिलेगा। जी संदीप जी, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कल कहा कि आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में पर्पस ऑफ लाइफ को बखूबी प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने एक गीत की व्याख्या भी की थी, तो मतलब इसको आप कैसे देखते हैं आदिवासी जीवन संस्कृति के संदर्भ में बात करें तो? देखिए, आदिवासी और प्रकृति दो का करीब का नाता है। आदिवासियों का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति हमारे अंदर उत्साह पैदा करती है, प्रकृति हमें नया जीवन जीने की कला सिखाती है और आदिवासियों के अंदर ये चीज़ कूट कूट कर भरी है क्योंकि वो प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं। गीत जब आदिवासी का होता है, उत्साह से वो नाचता है तो नई ऊर्जा का संचार करता है। वही बात प्रधानमंत्री जी ने मंच से कही और उस आदिवासी की कला, उसकी क्षमता, उसकी संस्कृति का बखान भी किया। वाकई में आदिवासी इस चीज़ के हकदार हैं कि उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो शैली है, उसकी प्रशंसा देशव्यापी होनी चाहिए और जब देश का, राष्ट्र का नायक उस बात को कहता है तो उसका असर बड़ी दूर तक जाता है। मुझे ये लगता है कि आदिवासियों को इस आयोजन के जरिए एक नई पहचान देश में जरूर मिलेगी। मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आदिवासियों ने जो वहाँ पे गान गाया था, प्रधानमंत्री जी ने उसका पूरा अनुवाद एक सरल हिंदी भाषा में बताया कि आदिवासी हमें जीने की कला सिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेश गया है। उन्होंने बताने की कोशिश की कि आदिवासी जो कि गांव में इंटीरियर में रहता है, उसको शहर की चकाचौंध से बहुत दूर है, इसके बावजूद भी हमें जीने की कला सिखा रहा है कि मतलब ये दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, कि मतलब जो भी है आदिवासी ही मतलब वास्तव में जो चीज़ बता रहे हैं वो हमें सीखने लायक है। जैसे इसी संदर्भ में आप जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि आदिवासी सचमुच में शिक्षित हैं और हमें अभी सीखना बाकी है। मतलब एक तरह से उन्होंने गांव की जो हमारी परंपरा है, जो हम ज़मीनी स्तर पे जो शिक्षाएं हासिल करते हैं, उसकी एक तरह से आधुनिक या शहरी जीवन से तुलना भी की। तो इस बात को कैसे देखते हैं?
वैसे माना जाए तो आदिवासी अशिक्षित मतलब बहुत कम शिक्षा ग्रहण किए होते हैं, लेकिन उनको जो जीवन का जो कला है, जीने की कला है, उनको बखूबी पता है। वो प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। शिक्षा स्कूल कम जाते हैं, उनको वहाँ साधन सुविधा कम मिलती है। इसके बावजूद जो शिक्षित होते हैं उनको जो शिक्षा, जो जीवन शिक्षा मिलती है, वो हमें बहुत कुछ सीख देती है। जैसे मैंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उनके गान, जो उन्होंने गाना गाया है, उस गान को प्रधानमंत्री जी ने जो उसका वर्णन किया है वो अद्भुत है। जो मतलब जो लोग वहाँ शामिल थे, मैं भी कार्यक्रम में था, तो जो उनकी आदिवासी शैली, आदिवासी कला में गाना गाया था, हम नहीं समझ पाए थे उसकी भाषा क्या कहना चाहते। जब प्रधानमंत्री जी ने उसको क्लियर किया तब वो चीज़ क्लियर हुई, आम जनता की भी समझ में बात आई होगी। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताने की कोशिश की है कि अक्षर ज्ञान सब कुछ नहीं है। जी जी हाँ। क्योंकि आम धारणा यह है कि आदिवासी कम पढ़ा लिखा है, अशिक्षित है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि उनके जीवन शैली और जीवन जीने की जो ललक है, कला है, वो कहीं शहरियों से ज़्यादा है और उत्साह भी उनके अंदर जीवन में भरपूर होता है। आप सही कहा आपने, बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने कल कई सारी योजनाओं की घोषणा भी की, जिनमें एक सबसे प्रमुख योजना रही है राशन आपके ग्राम योजना, जिसमें बताया जा रहा है कि अब गांव-गांव तक राशन पहुंचेगा। तो जनजातीय जीवन के संदर्भ में ये योजना क्या मायने रखती है? दिवेश जी, आप क्या कहेंगे? तो ये योजना जो है, ये वास्तव में आदिवासियों के लिए बहुत अच्छी योजना इसको कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर आदिवासी अगर काम छोड़ के राशन की दुकान में लगेगा, जैसा कि वहाँ एक फिल्म दिखाई गई थी जिसमें ये चीज़ बात आई थी, और एक्चुअल पोजीशन है, यही पोजीशन है कि जैसे आदिवासी कम से कम 2-3 किलोमीटर, कई जगह 10 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है उनको राशन लेने के लिए। तो वहाँ राशन लेने जाएंगे तो वो जब वो लाइन पे लगेंगे वहाँ, तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो जो योजना प्रधानमंत्री जी ने कल इस योजना की लॉन्चिंग की है, तो इसके माध्यम से गाँवों में और आदिवासियों के घर घर तक राशन पहुँचेगा। और अच्छी बात उसमें योजना में ये भी है, जो वाहन घर पहुंचेगा वो कोई शहरी वाहन नहीं होगा या कोई बिजनेसमैन का कोई वाहन नहीं होगा। आदिवासी वर्ग के युवा ही उसी वाहन को चलाएंगे। सरकार उन वाहन के लिए जो खरीदेंगे उस लोन उपलब्ध कराएगी, सरकार पूरी मदद करेगी, और आदिवासियों के घर घर तक एक एक व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटा के राशन दिया जाएगा। तो ये आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी और एक सौगात है प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि उनके घर घर राशन पहुँचेगा, उनका टाइम बचेगा, उनको सही दाम पे उनको चीज़ें मिलेंगी। संदीप जी, इसी तरह की एक और बड़ी घोषणा थी मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन की शुरुआत, और कल प्रधानमंत्री ने जेनेटिक कुछ कार्ड भी बांटे। सिकल सेल, इस योजना से जनजातीय समाज को कितना फायदा होगा? देखिए, सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी जिनको कहते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और हंसिए के आकार की हो जाती हैं। कुल मिलाकर की उनकी क्षमता ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की कम होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो पैतृक होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। आमतौर पर क्या होता है कि एनीमिया में भी वही लक्षण होते हैं जो सिकल सेल में होते हैं, लेकिन सिकल सेल पारिवारिक होती है, या यूं कहें कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर आनुवंशिक होती है, उसको कहें हम। ऐसे में सरकार की जो ये पहल है, जब बच्चा पैदा होगा उसके बारे में ये पहले ही पता चल जाएगा कि ये बच्चा सिकल सेल पीड़ित है या इसके परिजन इस बीमारी से पीड़ित रहे हैं, तो आने वाली जिंदगी में उस बच्चे के इलाज को बेहतर तरीके का इलाज मिल सकेगा जब भी वो बीमार होगा। क्योंकि अगर सिकल सेल का आपको पहले से पता नहीं होगा तो व्यक्ति को बेहतर इलाज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे अभी हमने कोरोना काल में देखा कि सबसे ज़्यादा जो लक्षण आते थे वो सांस लेने में तकलीफ होना, और एनीमिया में भी यही होता है। तो इस व्यवस्था से जो नई प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है स्वास्थ्य के मामले में, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो जनजातीय वर्ग है इस बीमारी से पीड़ित रहता है, उसे समय पर बेहतर इलाज मिलेगा और उसकी ज़िंदगी को आसानी से बचाया जा सकेगा। वैसे ये योजना, ये बहुत अच्छी योजना है आदिवासियों के लिए। उनके स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो उनका स्वास्थ्य उनका बेहतर रहेगा। जैसा आपने कहा कि उनको समय पे इलाज मिल पाएगा। इससे कोरोना में है कि सांस लेने में तकलीफ, अभी मान लो वर्तमान में किसी को तकलीफ होती है, तुरंत कहते हैं कोरोना हो गया उसको, लेकिन वास्तव में अगर इसको सिकल सेल की बीमारी है तो उसका इलाज शुरू हो जाएगा। उसका ये कल के कार्यक्रम में बताया गया था कि ये उनको एक कार्ड मिलेगा, मतलब डिटेल रहेगा, तो उनके इलाज करने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी मरीज का इलाज करने में उसकी केस हिस्ट्री का बड़ा महत्व होता है चिकित्सा जगत में। ये व्यवस्था जो की जा रही है सिकल सेल को लेके, कार्ड, जेनेटिक कार्ड जब आपको जारी किए जाएंगे तो पहले से आपके बारे में पता होगा। हाँ, पूरा हिस्ट्री रहेगी, ये बात सही है। तो इलाज बहुत आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये जनजातीय के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक कदम तो है, ये कहा जाएगा बिल्कुल। जी।
अभी इन दिनों टीकाकरण में देश और प्रदेश में हम लोग नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में 100 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण हो चुका है, प्रदेश में भी हम करीब 8 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में और आदिवासी समाज का टीकाकरण के लिए बढ़ के आगे आना, कल जैसे आप सब लोग कार्यक्रम में थे और वहाँ बताया गया कि झाबुआ के गाँव में कैसे लोगों ने बढ़ चढ़ के टीकाकरण में भूमिका निभाई है। तो आदिवासी समाज में टीकाकरण के प्रति इस जागृति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आमतौर पर ये माना जाता रहा है कि जो आदिवासी है वो स्वास्थ्य के प्रति गुनिया झाड़ फूक पर ज़्यादा ध्यान देता है, वो चिकित्सा सुविधाओं पर ज़्यादा नज़दीक नहीं जाता। लेकिन कोरोना का जो टीकाकरण हुआ है उसमें हमारे सामने जो उदाहरण आए हैं, झाबुआ का गांव है जो नरसिंहगुड़ा, वहाँ पर 100% लोगों ने टीकाकरण कराया और प्रदेश का पहला ऐसा गांव बना। तो ये संदेश देता है कि वाकई में आदिवासियों में भी चिकित्सा के प्रति ललक पैदा हुई और टीकाकरण एक नई जागृति तो लोगों में लाई है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया, एक फिल्म भी दिखाई गई इसकी कि उस गांव में कैसे बदलाव आया। पहले हमने देखा कि जब कोरोना के बाद टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो सबसे ज्यादा विरोध आदिवासी अंचलों में भी हुआ है। हाँ, वहाँ एंट्री नहीं थी, स्वास्थ्य कर्मी को भगा देते थे, ये चीज़ें रही हैं। तो ये एक संकेत है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, वहाँ के जनप्रतिनिधि, इनकी भूमिका रही होगी कि उन्होंने आदिवासियों को इस तरह से कन्विंस किया कि नहीं, ये आपके लिए जरूरी है, जिंदगी के लिए डोज जरूरी है, तभी तो आदिवासी आए और उसकी अब चर्चा है पूरे देश में। तो ये संदेश भी है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आदिवासी जागरूक हो गया है, वो चीज़ों को समझने लगा है और उसका संदेश भी झाबुआ के गांव ने मुझे याद है कि जब ये खबरें आती थी आदिवासी इलाके से, ग्रामीण क्षेत्रों से, तो जो स्वास्थ्यकर्मी है टीकाकरण करने जाते थे तो उनको गांव में घुसने नहीं देते थे, और खासकर आदिवासी इलाकों की स्थिति यही थी, तो उनको बहुत परेशान होना पड़ता था। तो उनको मतलब आदिवासियों को कन्वेंस करने के लिए उनकी जो एक पंचायत होती है वहाँ उनको उनके घर में, गाँव में पीले चावल दिए जाते हैं। उनको पीले चावल दिए गए कि भाई पीले चावल आपके दरवाजे में आ गए, मतलब आपको आमंत्रण दे रहे हैं, आपको आना ही है। फिर जो क्रम शुरू हुआ, सरपंच हैं, पंचायत कर्मचारी हैं, बाकी और जो वहाँ के कोटवार हैं, उनको पहले टीका लगाया गया। ये बात वहाँ ये आ रही थी कि भाई अगर हम टीकाकरण कराएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी, ऐसी अफवाहें गांव में फैली हुई थी। उसको जो वहाँ के सरपंच हैं या जो प्रतिष्ठित पंचायत के लोग कहलाते हैं वहाँ पे, उनको टीकाकरण किया गया। फिर बताया गया कि भाई देखिए, हम तो नहीं मरे, हमें 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, ऐसे कर कन्वेंस किया गया। इसमें सरकार की योजना और सरकार की प्लानिंग तारीफ़ काबिल है। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि देश का समन्वित प्रयास रहा, जी, सरकार, समाज, तमाम लोग, उसी का नतीजा है कि आज हम कोरोना की दूसरी लहर से उबर पाए हैं और तीसरी लहर अब तक हमारे यहाँ दस्तक नहीं दे पाई है। लोगों में जागरूकता भी आई है और उसका नतीजा है कि जो हम देख रहे हैं, आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री ने कल एक और अच्छी बात कही, जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाने के लिए। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, रानी कमलापति की बात है, रानी दुर्गावती हैं, शंकर शाह हैं, रघुनाथ शाह हैं। वही सच बात है कि अब तक पाठ्यक्रमों में, हमारी नई पीढ़ी में, इवन हमारी अपनी पीढ़ी में भी जनजातीय नायकों को लेकर उतनी कहानियाँ, उतनी किस्से, उनके योगदान को लेकर ज़्यादा चर्चाएँ नहीं मिलती हैं। अब बदलते संदर्भ में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में आप प्रधानमंत्री की इस पहल को कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में तमाम नायक रहे हैं। पर्दे के सामने तो बहुत से लोग आ गए हैं और बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो उस पर्दे से पीछे है। ये जो कोशिश है, वाकई में समाज में एक दौर ऐसा रहा है कि जब हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति को पीछे रखा गया है, चाहे उनके योगदान की बात हो, चाहे आज़ादी की लड़ाई की हो, गिनती के लोग सामने आए हैं। लेकिन ये जो पहल शुरू हुई है कमलापति की, दुर्गावती की, तमाम लोगों की, ये वो नायक हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ा काम किया है। आप कमलापति जी का देखिए कि उन्होंने एक दोस्त जो अफगान का हमलावर था, उसकी नीयत खराब थी तो उन्होंने अपनी जान दे दी, समझौता नहीं किया, जल जौहर किया था। ये बड़ी कमाल की चीज़ें हैं और हमारी नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारे देश के नायक कैसे रहे। ये वाकई में, चाहे वो जनजाति वर्ग के हों या किसी के हों, उनकी कथाएं नई पीढ़ी के सामने आने चाहिए, तब वो हमारे देश के वास्तविक इतिहास को जान पाएंगे। प्रधानमंत्री ने भगवान राम के का उदाहरण भी दिया कि राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कहानी में भी जनजातीय समाज की बड़ी भूमिका है। शबरी के बेर हम सब जानते हैं। जी। तो देश के सांस्कृतिक विकास में जनजातीय समाज के योगदान पे आप क्या कहेंगे दीपेश जी? जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आदिवासियों ने भगवान राम को पुरुषोत्तम बना दिया था,
और ये वास्तव में जैसा कि सबरी के बेर की बात हो या फिर और चीज़, तो भगवान राम पूरे समय जंगल में रहे, आदिवासियों के बीच रहे, उनकी जो कला, संस्कृति, इतिहास बहुत करीब से देखने का मौका मिला। जो ऐसे अभी बात हो रही संस्कृति की, तो आदिवासियों की संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति है, उनमें आपस में समन्वय है। जो चित्रकला जो कल पेश की गई, उनके कुछ पेंटिंग्स से भेंट की गई हैं, तो उनका जो नृत्य गान है और उनका जो रहन सहन है, वो मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं एक सीख देता है। देखिए, एक चीज़ और है, रामायण हम सब लोग सुनते हैं, प्रवचन भी हम लोग सुनते हैं, लेकिन कल एक नई चीज़ सुनने में मिली कि आदिवासियों ने प्रभु राम को पुरुषोत्तम बना दिया। बात सही है कि जिस राम को हम पूजते हैं, उस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में इस जनजाति का योगदान रहा है, जिसे आज हम सबसे पीछे मानते हैं, सबसे पिछड़ा मानते हैं। वाकई में उनका सम्मान होना चाहिए और जनजाति गौरव दिवस से एक नई शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि आदिवासी वर्ग को इस देश में और समाज में एक नए सम्मान की शुरुआत भी हुई है इस दिन से। प्रधानमंत्री ने कल आकांक्षी जिलों की चर्चा भी की और देश में करीब 100 ऐसे ज़िले हैं जिनका चयन किया गया जहां जनजाति समाज का बाहुल्य है और उनके विकास के लिए सरकार सर्वांगीण प्रयास कर रही है। तो आकांक्षी जिलों के विकास को लेकर जो सरकार फोकस कर रही है, इसको हम लोग कैसे चर्चा में शामिल करते हुए आप देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ पैमाना तय करना पड़ेगा कि हमें किस तरह से जिलों को आगे लाना है। जो जनजातीय जिले हैं उनको आकांक्षी जिलों में रखा गया और उनको प्रमोट भी किया जा रहा है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे जल की सुविधा हो, तमाम चीज़ें हो। और ये नई पहल है, क्योंकि जो जिले पिछड़े हुए हैं या जो आगे आने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए अगर प्रमोशन की प्रक्रिया होती है तो ये स्वागतेय है और सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है। प्रधानमंत्री ने कल एक बात और भी कही, वन धन योजना या वनोपज पर एमएसपी के संदर्भ में। जैसे उन्होंने बताया कि पहले 9 से 10 फसलें ही थी जिनको एमएसपी में रखा था, लेकिन मौजूदा सरकार कम से कम 90 फसलों को एमएसपी के अंतर्गत लाई। इसमें हर, बहेड़ा, आंवला और भी दूसरी चीज़ें शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर इससे जनजातीय समाज को फ़ायदा होगा और उनको आर्थिक संबल मिलेगा। आप क्या सोचते हैं दीपेश जी? ये बात सही है कि योजनाओं को उन्होंने शामिल किया है और जो एमएसपी ज़्यादा योजनाओं को ज़्यादा फसलों को दे रहे हैं, वो उससे क्या है कि आदिवासियों का एक तो आर्थिक विकास होगा। उनको जो अभी उनके एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनको अभी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो ये योजनाएं उनको शामिल होंगी तो उनको पैसा उनको अच्छा मिलेगा, उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा और आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए ये बहुत अच्छी पहल है। और ये जैसा कि लगातार प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, सरकारें कर भी रही हैं और सामूहिक प्रयास भी है कि इनके लिए ध्यान दिया जा रहा है, तो इस इनका आर्थिक उत्थान भी होगा इनका। मतलब हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के विकास में जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, लेकिन मैं साथ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँ कि जो आदिवासी है, आदिवासी और जंगल एक दूसरे का पर्याय है। वनोपज से उनकी जिंदगी चलती है। अब तक मान लीजिए आंवला का 7 रुपए मिलता था, अगर वो 70 रुपए मिलने लगेगा तो वो आत्मनिर्भर होंगे, आर्थिक तौर पर वो आत्मनिर्भर बनेंगे। वाकई में और भी ये पहल की जानी चाहिए कि वनोपज का उन्हें बेहतर दाम मिले। ये नई कोशिश कहीं ना कहीं आदिवासियों के जीवन में रंग तो भरेगी, बल्कि उनको खेती के थोड़ा और, जैसा मैं कहूँगा कि उनकी खेती के लिए प्रमोट करना चाहिए कि मतलब जो आधुनिक खेती कैसे होती है। हालांकि वो जैविक खेती को ध्यान देते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी कम संसाधन में बेहतर खेती कैसे कर सकते हैं। सरकार उनके लिए बाजार उपलब्ध कराए, उनके जो उत्पाद हैं, उनके उत्पादों के लिए एक अच्छा मार्केट मिले, तो उनको और बेहतर उनके लिए हो सकता है ये। जी, कल एक और बड़ी शुरुआत हुई एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के रूप में। कल प्रधानमंत्री ने 50 स्कूलों का शिलान्यास भी किया और देश भर में से करीब 750 स्कूल बनाने की सरकार की योजना भी है। एकलव्य स्कूल से जनजातीय समाज में शिक्षा पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, आदिवासी के मामले में कहा जाता है कि कम शिक्षित हैं। जब रेसिडेंशियल स्कूल उन्हें मिलेंगे, प्रतिभा उनमें कम नहीं होती है, इसे हम नहीं नकार सकते, प्रतिभा उनमें बराबर की होती है, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिलते हैं। एकलव्य विद्यालय ऐसे होंगे कि उन्हें एक शिक्षा का अवसर मिलेगा और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है भोजन की, आर्थिक संकट होता है। ये आवासीय विद्यालय में उन्हें वो भी सुविधा मिलेगी। लिहाजा शिक्षा और भोजन जब एक साथ मिलेगा उन बच्चों को, तो नई पीढ़ी जो उनकी आएगी वो बेहतर शिक्षित होगी, योग्य भी होगी और उसके सामने रोजगार के नए विकल्प भी होंगे। क्योंकि शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं है, वो आपको जीवन जीने की शैली भी सिखाता है और आपको आर्थिक तौर पर एक रास्ता भी दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकलव्य विद्यालय एक नई शुरुआत है और आने वाले समय में इस पीढ़ी के लिए जो आज सामने है आदिवासी की, उसके सामने बेहतर अवसर भी उपलब्ध होंगे शिक्षा के जरिए।
प्रधानमंत्री की कल एक दिवसीय यात्रा का एक दूसरा बड़ा हिस्सा था हबीबगंज, जो हम रानी कमलापति स्टेशन के तौर पे आप जिसको जानते हैं, उसका लोकार्पण। नया है, आधुनिक है, सर्व सुविधाओं से युक्त है। तो पहला तो इस स्टेशन के आधुनिकीकरण, और दूसरा खास तौर पे जनजातीय गौरव दिवस के दिन इसका नाम रानी कमलापति स्टेशन रखने पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के त्याग समर्पण को याद करने का तरीका रहा है, या तो आप उसकी प्रतिमा लगाइए या फिर उसके नाम पे ऐसे स्थल करिए जो लोगों के लिए आदर्श हों, संदेश देने वाले हों। कमलापति कौन थी ये कम से कम पूछेगा तो भोपाल के स्टेशन पर पहुंच के कि कमलापति के नामकरण क्यों हुआ, तो उनके गौरव को लोग जान सकेंगे। और ये बात सही है कि आधुनिक रेलवे स्टेशन है जहां तमाम सुविधाएं हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है उस स्टेशन पर जाके अब कि हम देश में नहीं खड़े, ये किसी विदेश के स्टेशन में खड़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के रेलवे स्टेशन फिल्मों में देखे हैं। और ये ऐसा मौका लगा कि वाकई में भोपाल में, और भोपाल के लिए गौरव भी मिला है और एक सुविधाएं तो यात्रियों को मिलेगी भी। भोपाल जैसे कि गौरव की बात है, रानी कमलापति को सिर्फ देश नहीं दुनिया जानेगी कि रानी कमलापति कौन है। उससे भोपाल का नाम अवश्य चर्चा में आएगा। भोपाल का नाम भी जुड़ा हुआ रानी कमलापति से। कल प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा कि अब तक रेलवे की पहचान, कुछ सालों पहले तक रेलवे की पहचान गंदगी, अव्यवस्था, लेट लतीफ़ी, इन सब चीज़ों के संदर्भ में थी, लेकिन अब रेलवे में बदलाव की जो झलक है वो साफ दिख रही है। तो आप हबीबगंज के उदाहरण से अगर हम इसको देखें तो भोपाल और मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये कैसी पहल है? नहीं, बहुत अच्छी पहल है। और मतलब ये मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए ये गौरव की बात है कि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हुई है। तो एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रधानमंत्री ने जनता को समर्पित किया है। तो ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस प्रकार के स्टेशन और शुरू होंगे, लोगों को जिस प्रकार के स्टेशन और करीब 100 स्टेशन का आधुनिकीकरण मिलना है। तो ये अच्छी योजना है। और जो एक पहचान बनी थी स्टेशन की कि मतलब गंदगी, साफ सफाई नहीं होना, लेकिन ये चीज़ दिख रही है और ये शुरुआत हो गई है, अच्छी शुरुआत है। और ये बधाई के पात्र हैं प्रधानमंत्री जी इस मामले में। वो अच्छी, ये आगे होना चाहिए, लेकिन इसमें जनता का सहयोग भी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने रेलवे स्टेशन जनता को समर्पित कर दिया, सौंप दिया। अब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि स्टेशन को और वर्ल्ड क्लास बनाएं। ऐसा ना हो कि पता लगा स्टेशन ये उसी ढर्रे में शुरू हो जाए, तो इसको और बेहतर करना है। ये हम सबका सामूहिक प्रयास से ही संभव हो सकेगा। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि रेलवे में बदलाव का ये संदेश दे रहा है, दिख रहा है। बाकी चीज़ें तो ऐसा होता था आमतौर पर हमें दिखती थी कि गंदगी है, सफाई, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन स्टेशन जिस तरह से बदला है वो ये संकेत और संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में भारतीय रेलवे जो था उससे भी बहुत आगे जाएगा। नहीं, अब दूसरी बात मैं जोड़ना चाहूँगा, सिर्फ स्टेशन नहीं, रेलवे की व्यवस्थाएं, ट्रेनों की गति, सब चीज़ें सुधरी हैं। स्टेशनों की सफाई सुधरी है, गति, ट्रेनों की जो ट्रेनें लेट लगती भी चलती थी, तो अब ट्रेन उतनी लेट नहीं चलती हैं। ट्रेनों की संख्या बढ़ी है। दूर दराज इलाकों में जहाँ पे स्टेशन मतलब ट्रेन निकलती थी लेकिन रुकती नहीं थी, लेकिन वहाँ ट्रेन रुकने लगी है। खासकर हम बात करेंगे बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन वहाँ पे भी स्टेशन शुरू हो गए हैं। छतरपुर जैसी जगह पे जहाँ की रेलवे स्टेशन नहीं था, वहाँ से ट्रेन निकलती थी, लेकिन वहाँ स्टेशन हो गया है। खजुराहो में रेल नहीं जाती थी। खजुराहो देश दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अब वहाँ रेलवे स्टेशन है, वहाँ ट्रेन जा रही है। सिर्फ एक नहीं, 2-3 ट्रेनें चल रही हैं वहाँ से। छतरपुर में ट्रेन रुकती है, टीकमगढ़ में, बाकी और जो स्टेशन है। तो ये रेल की सुविधाएं बढ़ी हैं, रेलों की गति को एक सही दिशा मिली है। अब ट्रेन लेट नहीं हो रही हैं। लोग दावे से कर सकते हैं कि भाई ये ट्रेन का जो टाइम है उसी टाइम पे ट्रेन आएगी। तो ये अच्छी पहल है और शुरुआत अच्छी है, तो ये आगे इसको और गति मिलेगी। आप जैसे कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो रानी कमलापति स्टेशन के संदर्भ में कनेक्टिविटी की एक बात और की गई कि इस स्टेशन को न केवल मेट्रो से जोड़ा जा रहा है बल्कि BRTS कॉरिडोर से भी इसको जोड़ रहे हैं। तो एक तरह से एकीकृत परिवहन सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो रही है। ये आगे चल के दूसरे शहरों के लिहाज से कितनी उपयोगी साबित होगी? ये भोपाल को इस मामले में आदर्श कह सकते हैं। शुरुआत भोपाल से हुई है, अच्छी पहल है। तो इसको जैसे मेट्रो से जोड़ेंगे, इसको BRTS से जोड़ेंगे, पब्लिक की जो कहना चाहिए ट्रांसपोर्ट से जुड़ेगा ये, तो उसके लिए लाभ मिलेगा और यहाँ से लोगों को एक तरीके से दिशा मिलेगी। अन्य शहर जैसे आप ये बात करें कि इंदौर में मेट्रो शुरू होने वाली है, बाकी और शहरों में शुरू होने वाली है, तो वहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट लागू होगा और आगे चल के लोगों को लाभ मिलेगा। और ज़रूरी भी है कि जैसे जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, तो लोगों को एक तो ट्रैफिक का दबाव कम होगा, लोग अपने व्हीकल से नहीं जाएंगे,
नहीं तो अपने व्हीकल जाएंगे तो ट्रैफिक जाम होगा, पॉल्यूशन की समस्या देश दुनिया में है ये, तो वो समस्या भी कम होगी। तो ये अच्छी पहल है और ये होना चाहिए। भोपाल इसके लिए एक आदर्श हो सकता है और एक तरीके से लोगों को यहाँ से एक कह सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे इसको देखने को कह सकते हैं। इसमें एक चीज़ और हम कहेंगे कि इससे समय की बहुत बचत होगी आपकी। जी। आपका जो खर्च होता था, पॉकेट खर्च होता था, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप मेट्रो से जाएंगे और सीधे स्टेशन पहुंच जाएंगे तो समय और पैसे की दोनों की बचत होगी। तो इस लिहाज से ये बेहतर प्रयोग है। जी संदीप जी, कल प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक बहुत अच्छी बात कही जो आज अखबारों की या मीडिया की हेडलाइंस भी बनी है। उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर से हम ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब जो सुविधाएं पहले वीआईपी लोगों को मिलती थी अब आम आदमी को मिलने लगी हैं। तो जो व्यवस्थाओं में जो बदलाव आप देख रहे हैं, इस पर आपका नज़रिया क्या है? देखिए, बहुत सी चीज़ें पहले ऐसी होती थी कि जो लगता था ये विशिष्ट लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। जो बात उनने कही वो दिखने लगी है। पहले बड़े स्टेशन, बड़ी सुविधाएं बड़े शहरों में हुआ करती थी, अब वो छोटे शहरों की तरफ आ रही है। कमलापति रेलवे स्टेशन एक उदाहरण है कि ये स्टेशन भोपाल में बना, ना कि बंबई और दिल्ली में। तो आप विशिष्ट से आम आदमी की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार का नैतिक दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है कि वो आम लोगों के लिए काम करे। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो दिख रहा है देश की कई योजनाओं में और कई क्षेत्रों में। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात और आगे भी जाएगी। कल के संदर्भ में एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण रही है कि न केवल सुरक्षा चाक चौबंद रही है, परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी रही है और सबसे महत्वपूर्ण जो है जो स्वच्छता अभियान का असर भोपाल के ऊपर दिख रहा है। हम वैसे भी स्वच्छता की रैंकिंग में भोपाल को अच्छी रैंकिंग मिलती रही है कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद ही कार्यक्रम स्थल की सफाई घंटों में कर दी गई है। तो सरकारी संस्थाओं में जो एक गतिशीलता आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आप क्या राय रखते हैं? ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है कि मतलब भोपाल शहर में ये पहली बार देखने को मिला है। मैंने यहाँ भोपाल में कई रैलियाँ देखी हैं, कई कार्यक्रम देखे हैं। आमतौर पर कार्यक्रम होने के बाद वहाँ जो गंदगी होती थी तो उसकी लोग मतलब जितने कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम होता था उतना ये सब चीज़ें गंदगी छोड़ के बुराई छोड़ जाता था। लेकिन कल का जो कार्यक्रम हुआ है वहाँ पर जो 700 एकड़ का जम्बूरी मैदान है मात्र 2 घंटे में साफ कर दिया गया हो गया। तो ये प्रधानमंत्री जी के जो स्वच्छता अभियान है उसका एक परिणाम है कि यहाँ के लोगों ने सामूहिक प्रयास और खासकर जो नगर निगम ने जो किया है। जहाँ तक ट्रैफिक की बात है तो दूर दराज से लोग आए थे और कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख से अधिक लोग थे, लेकिन ना तो कहीं पूरे शहर में जाम लगा, ना कहीं कोई किसी को दिक्कत हुई। लोग स्मूथली ट्रैफिक भी चलता रहा और लोग आए और वापस चले भी गए। किसी को पता नहीं चला कि भोपाल शहर में इतनी 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और कहीं परेशानी नहीं हुई। मैदान साफ होना 2 घंटे में और कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं होना, ये अपने आप में इतिहास रच गया है भोपाल में जो कार्यक्रम कल हुआ था। और ये आगे भी अन्य शहर भोपाल से सीख लेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बात सही कही आपने दीपेश जी, क्योंकि जब इतने लोग जमा होते हैं कहीं तो एक सीधा सा हम लोग की खबर बनती थी कि ये आयोजन हो गया, तो आयोजन के बराबर ही जगह मिलती थी गंदगी को, ट्रैफिक को लेकर लोगों की परेशानियां, तो ये सब चीजें आती थी ये। लेकिन कल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय भोपाल के प्रशासन को दिया जाना चाहिए, नगर निगम को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बेहतर ट्रैफिक को संभाला, लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं हुई, दूसरी तरफ वो गंदगी नहीं हुई जो आमतौर पे हो जाती थी। तो प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहीं ना कहीं इस शहर की तरफ से स्वच्छता का जो एक है ना, वो एक पहल जो लोगों ने की है, प्रधानमंत्री जी की पहल थी, तो उसका असर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब भोपाल शहर ने बता दिया है कि भाई हम भी मतलब आगे हैं, कदम से कदम मिला के। जी जी जी। प्रधानमंत्री की भोपाल यात्रा और जनजातीय गौरव दिवस पर केंद्रित सुर्खियों के इस विशेष अंक में फिलहाल इतना ही। हम अपने मेहमानों को धन्यवाद कहते हैं और अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नई चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। सुर्खियों में